हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आप लोगों का फोटोसिंथेसिस चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस बार के सिलेबस के हिसाब से बहुत सारे चैप्टर्स कट हैं, आपके 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था। तो फोटोसिंथेसिस का हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस तरह से फोटोसिंथेसिस चैप्टर आपने पढ़ लिया, लेकिन उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस निकल के आते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। और आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को नोट भी करते हुए चलेंगे। बच्चों चैप्टर नंबर 13 था आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इस चैप्टर में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े। उन कॉन्सेप्ट से किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन के आते हैं, जो आपका जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। ये कॉन्सेप्ट कौन सा था, जहां पे हमने बातचीत करी थी, जिसमें ग्राफ की बात की गई थी कि कौन कौन से वेवलेंथ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, किस वेवलेंथ वाली लाइट के पास क्लोरोफिल ज्यादा प्रेजेंट होता है, या जहां पे फोटोसिंथेसिस की दर जो है वो ज्यादा होती है। सॉल्यूशन इसका आपका देखिए, ये लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या लिखेंगे, अ कर्व ऑब्टेन्ड बाय plotting the amount of absorption of different wavelengths of light by a particular pigment is called absorption spectrum. Absorption spectrum क्या है, एक जो कर्व आपका मिलता है जब आप ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, जहां पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, वहां पे वो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो उसमें आपका पता है कि रेड और ब्लू वाले पे सबसे ज्यादा होता है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम है द कर्व ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द रिलेटिव रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, अलग अलग वेवलेंथ, प्रकाश की अलग अलग वेवलेंथ पे जो आपका फोटोसिंथेसिस की जो दर है, प्रकाश संश्लेषण की दर है, वो जो प्रभावित होती है, उस कर्व को हम क्या कहते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका, जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको आप लिखेंगे। अब इसमें वेवलेंथ अपना नेम द फर्स्ट फॉर्म्ड कैटेगरी ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है। साइनोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट फॉर्म्ड कैटेगरी ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। नोट कर लेंगे इसको भी आप, एरो बना के, डॉट बना के, या क्वेश्चन नंबर लिख के। नेम द फर्स्ट फॉर्म्ड कैटेगरी ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली जो फोटोसिंथेटिक कैटेगरी किसी भी जीव की पाई गई थी, वो क्या थे, साइनोबैक्टीरिया। What is the role of carotenoids in photosynthesis? कैरोटिनॉइड्स जो एक तरीके का पिगमेंट है, पाया जाता है आपका, उसमें वो फोटोसिंथेसिस में उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में लिखेंगे। कैरोटिनॉइड्स हैव 2 मेजर रोल्स इन फोटोसिंथेसिस। कैरोटिनॉइड्स के 2 मुख्य भूमिकाएं हैं आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। नंबर 1 इज कैरोटिनॉइड्स absorb radiant energy in the mid region of the visible spectrum and hand over the same to the chlorophyll. जो कैरोटिनॉइड है वो आपका रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है मिड रीजन में, जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, और उसको क्लोरोफिल को हैंड ओवर कर देता है, thus functioning as accessory pigments, है ना। क्लोरोफिल एक्सेसरी पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कैरोटिनॉइड क्या करता है, आपका रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को हैंड ओवर कर देने का काम करता है। तो पहला काम इसका मेजर रोल जो है फोटोसिंथेसिस में हो गया। दूसरा, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन
by picking up nascent oxygen and changing the same into a harmless molecular state. क्लोरोफिल को, ये जो कैरोटीनॉइड आपका है, ये क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने का काम करता है। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेरियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसमें आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के नाम अगर याद है तो काम हो जाएगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल आर द वेरियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फोटो रेस्पिरेशन एंड डार्क रेस्पिरेशन, ये दोनों में अंतर लिखने को आ सकता है आपको। इसको लिखेंगे, फोटो रेस्पिरेशन एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे आप डार्क रेस्पिरेशन, और उसमें आप अंतर लिख सकते हैं। जितने अंतर पूछे जाएंगे उतने ही लिखेंगे। इसमें आपको 9-10 बताए गए हैं, लेकिन आपको इसमें से जितने पूछे जाएंगे, मान लीजिए अंतर 5 पूछे जाते हैं तो 5 लिखेंगे। नंबर, कितने नंबर का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में लिखेंगे, इट अकर्स ओनली इनसाइड फोटोसिंथेटिक सेल्स। फोटो रेस्पिरेशन किस में पाया जाता है? केवल प्रकाश संश्लेषण वाली कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और डार्क रेस्पिरेशन किस में होता है? इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स, ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि इसमें सूर्य की रोशनी की कोई जरूरत नहीं होती है। फोटो रेस्पिरेशन में लिखेंगे, इट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब ये सारा बहुत कॉमन है, जो आप जानकारी दे रहे हैं ये सब बहुत कॉमन है। इट अकर्स इन बोथ लाइट एंड डार्क, ये लाइट में भी हो सकती है और डार्क में भी हो सकती है। इसका सबस्ट्रेट क्या है? RuBp, द सबस्ट्रेट इज RuBp। और इसका सबस्ट्रेट क्या है? द सबस्ट्रेट इज कॉमनली ग्लूकोज, दो अदर फूड मटेरियल्स में ऑल्सो बी यूज्ड। डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज जो है कॉमनली सबस्ट्रेट के रूप में यूज होता है और अदर फूड मटेरियल्स भी। द सबस्ट्रेट इज ऑलवेज रिसेंटली फॉर्म्ड। फोटो रेस्पिरेशन में लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 में, द सबस्ट्रेट इज ऑलवेज रिसेंटली फॉर्म्ड। और डार्क रेस्पिरेशन में लिखेंगे, द सबस्ट्रेट मे बी रिसेंटली फॉर्म्ड और बी अ स्टोर्ड वन। या तो रिसेंटली फॉर्म्ड है या पहले से स्टोर किया हुआ है, उसको भी यूज कर सकते हैं। द एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड PGA। और इसमें आपका डार्क रेस्पिरेशन में द एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर। फोटो रेस्पिरेशन में लिखेंगे, बोथ द एंड्स प्रोडक्ट्स आर रीयूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। दोनों जो बाद के लास्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आपके रीयूटिलाइज किए जा सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। और इसमें द एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट रिसाइकल्ड इन रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एंड प्रोडक्ट्स जो हैं डार्क रेस्पिरेशन में मिलने वाले, वो आपके रिसाइकल नहीं किए जा सकते। फोटो रेस्पिरेशन में क्या है कि इसमें लिखेंगे आप, इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, पेरोक्सीसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कहाँ पाया जाता है डार्क रेस्पिरेशन? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। फोटो रेस्पिरेशन में आप लिखेंगे, टॉक्सिक H2O2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे H2O2 प्रोड्यूस होती है और डार्क रेस्पिरेशन में H2O2 इज नॉट produced. It is a wasteful process and does not produce energy. फोटो रेस्पिरेशन जो है वो आपकी वेस्टफुल प्रोसेस है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं बनती है। और डार्क रेस्पिरेशन, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर सेलुलर मेंटेनेंस, सिंथेसिस एंड वर्क। उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन में लिखेंगे, इट इंक्रीजेस
with the increase in the concentration of oxygen in the atmosphere. और इसमें लिखेंगे डार्क रिएक्शन में इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यानी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के चेंज का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है. ठीक है, आई होप कि आप सब साथ साथ इसको नोट कर रहे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है. द मेन फंक्शन of chlorophyll pigment is to absorb light of a specific wavelength in the visible region. मेन फंक्शन जो क्लोरोफिल का है वो क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करने का, जो अलग अलग वेवलेंथ पे विजिबल रीजन में आती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वुड यू फाइंड द पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. जो पिगमेंट है हरे रंग का क्लोरोप्लास्ट में, वो किस जगह पे पाया जाता है? अब देखिए, जब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने इसको पढ़ा था, इसमें पिगमेंट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? द पिगमेंट इज सीन इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. आई होप कि आपको थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं ये पता होगा. अगर आपको थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं ये पता होगा तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि पिगमेंट जो है वो कहाँ पे पाया जाता है. थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. थाइलाकॉइड्स प्लेट्स की जैसी संरचना जो आपको डायग्राम में दिखाई पड़ती है, एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं. थाइलाकॉइड्स का जैसे नोट की गड्डी की तरह अरेंजमेंट होता है, वो एक एक प्लेट्स की तरह. तो वो उसकी मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है. पिगमेंट उसकी मेम्ब्रेन में पाया जाता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की. राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ C4 पाथवे. पहले ये बताइए कि थाइलाकॉइड जो है, ये आप सबको समझ में आ गया ना कि थाइलाकॉइड, द पिगमेंट इज सीन इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी, और आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ C4 पाथवे. ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है. द सिग्निफिकेंस ऑफ C4 पाथवे इज एज फॉलोज. अब इसको आप C4 पाथवे के नाम से भी पूछा जा सकता है, इसको हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से भी पूछा जा सकता है. तो आप सबको पता है कि C4 पाथवे जो है वो हैच एंड स्लैक साइकिल ही है. C4 plants have closely packed mesophyll cells which provide a smaller area for better utilization of available water and reduction of the intensity of solar radiations. Thus, C4 plants are better adapted to tropical climates. नंबर 2 में लिखेंगे they are able to maintain high photosynthetic rates under low concentration of carbon dioxide because the latter have greater affinity to they are able to maintain high photosynthetic rates under low concentration of CO2 because the latter have greater affinity for phosphoenol pyruvic acid. दूसरा, 3rd नंबर लिखेंगे they do not show photorespiration hence their photosynthetic rate is quite high. C4 प्लांट्स जो हैं उसमें फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेटिक रेट उसका ज्यादा होता है क्योंकि उसमें फोटोरेस्पिरेशन जो है वो नहीं पाया जाता है. आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है. दे कैन टॉलरेट सलीन सॉइल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ C4 ऑर्गेनिक एसिड्स. दे आर अडॉप्टेड टू द हाई टेम्परेचर्स एंड इंटेंस रेडिएशन ऑफ ट्रॉपिकल. ठीक है, ये आपका हैच एंड स्लैक साइकिल पूछी जाए तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं. और बहुत सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रकाश संश्लेषण के क्या क्या महत्व हैं.
Photosynthesis is important in the following aspects. Photosynthesis is the only known process. बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स निकाले गए जिसको लिखने पे आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं वो कुछ पॉइंट्स हैं. Photosynthesis is the only known process on earth by which autotrophic organisms trap solar energy and convert it into food for rest of the organisms. प्रकाश संश्लेषण ही एक ऐसी एकमात्र प्रक्रिया है पृथ्वी पर जिससे स्वपोषी जीव जो है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसके बाद उसको भोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे पूरे संसार में जितने भी जीव हैं उनके लिए भोजन तैयार किया जा सकता है. उसको वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप में ग्रहण करते हैं. All useful plant products such as fodder, timber, firewood, fibers, resin, rubber, drugs, ये सब के सब कौन सी प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. कोल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, आर फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड. ये जीवाश्म ईंधन है जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? फॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स which lived millions of years ago and got buried under the rocks. ये जो जीवाश्म ईंधन के रूप में हमें चीजें मिलती हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का ही जीवाश्म है जिसके द्वारा बनती हैं. These form an important source of energy that is used to run many of our machines. ये भी important point है, ये भी आप लिख सकते हैं. पहला पॉइंट आई थिंक आप सबको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस इज द ओनली नोन प्रोसेस. एकमात्र यही एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन का उत्पादन होता है. या हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं सबके लिए खाना बनने की किचन जो है वो हरे पेड़ पौधे, हरी पत्तियां ही हैं, हरे शैवाल ही हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा किचन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही है जिसके द्वारा भोजन सबके लिए बनता है. ऑल यूजफुल प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज फॉडर, टिम्बर, फायरवुड, फाइबर्स, रेजिन, रबर, ड्रग्स, ये सब के सब जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है. तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सारे जो जीवाश्म ईंधन हैं ये सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले रॉक्स के अंदर दब गए थे उन्हीं के द्वारा बनते हैं. These form an important source of energy that is used to run many of our machines. नेक्स्ट आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का महत्व लिख सकते हैं. फोटोसिंथेसिस इज द ओनली नोन प्रोसेस. ये भी एकमात्र एक ऐसी प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की which oxygen is added to the atmosphere to compensate for oxygen being used by organisms and burning of organic fuels. ये आपने अर्ली एक्सपेरिमेंट में देख लिया था कि किस तरह से ऑक्सीजन सांस लेने के लिए नेसेसरी है और किसी भी ऑर्गेनिक फ्यूल्स के जलने के लिए नेसेसरी है. ये एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने देखा था उसमें क्या कि एक डब्बे के अंदर क्या रखा गया, एक चूहा रखा गया, एक कैंडल रखी गई और क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद चूहा भी मर गया और कैंडल भी बुझ गई. और उस अगले बॉक्स में क्या किया गया कि उस चूहे और उस कैंडल के साथ 1 मिनट का पौधा रख दिया गया और उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ उसके अंदर जिससे चूहा भी जिंदा रहा, कैंडल भी जलती रही और पौधा भी नॉर्मल था. मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया हो रही थी जिसके द्वारा चूहा भी सांस लेता रहा. तो क्या छोड़ा था आप सबको, उस समय पे जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तो किसी को नहीं पता था, लेकिन आज आप सभी को पता है कि पौधा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था जिससे चूहा सांस ले पा रहा था और उसी ऑक्सीजन से
जो कैंडल है वो जल रही थी, है ना। फिफ्थ आप महत्व लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण का। फोटोसिंथेसिस कीप्स द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2 कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर बाय एब्जॉर्बिंग CO2 एंड रिलीजिंग O2। ये पॉइंट भी है, इसको भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लोकेटेड इन द साइनोबैक्टीरिया। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इट इज इम्पोर्टेंट, और आपका 1 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन पर ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे थाइलाकॉइड्स वाला कि थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, ये आप इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि स्पेशली ये साइनोबैक्टीरिया में पूछ रहा है। तो साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो उसकी मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं। अंतर बताना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। इसको इस तरह से बॉक्स बना के आप सुंदर सा बीच में मार्जिन देके लिख सकते हैं। पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, 5 पॉइंट्स इज सफिशिएंट। आपका 3 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तब आप पॉइंट्स जो है 1-2 कम भी कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस के नीचे लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस occurs in all the chlorophyll containing organisms such as algae, green bacteria and higher plants। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हर उस जीव में पाई जाती है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसे कि शैवाल, ग्रीन बैक्टीरिया एंड हायर प्लांट्स, और हायर प्लांट्स उच्च श्रेणी के भी पेड़ पौधे। फिर कीमोसिंथेसिस में आप लिखेंगे, कीमोसिंथेसिस रसायन संश्लेषण अकर्स ओनली इन सम कलरलेस एरोबिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेसिस कहाँ पे पाया जाता है, कुछ कलरलेस एरोबिक बैक्टीरियाज में पाया जाता है, जहाँ पे वो अपना भोजन बनाने के लिए रसायनों का यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपना भोजन बनाते हैं। दिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण, इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसमें क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहभागिता जो है वो पाई जाती है। रसायन संश्लेषण में लिखेंगे, दिस प्रोसेस अकर्स विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये केवल आप पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि अंतर पूछा जा रहा है, तो जिस उसमें सहभागिता होती है क्लोरोफिल और सनलाइट की, और इसमें सहभागिता नहीं होती है क्लोरोफिल और सनलाइट की। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, इन फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये पॉइंट इसमें डार्क और लाइट रिएक्शन दोनों 2 ही लाइन में कंप्लीट हो गई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल दी जाती है और स्टोर कर दी जाती है, किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। कीमोसिंथेसिस में आप लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस द केमिकल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज यूज्ड टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि दोनों में बन क्या रहा है, खाना ही, तरीका अलग अलग है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है। और कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, कैसे, ऑक्सीडेशन के समय पे जो अकार्बनिक तत्व हैं उनके ऑक्सीडेशन के समय पे केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, और वो आपका किसमें यूज होती है,
फिर वो केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करने में यूज हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के नीचे लिखेंगे, दिस पॉइंट कैन बी रिटन अंडर फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स पिगमेंट सिस्टम्स टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। This process involves pigment system to absorb light energy. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के लिए। और कीमोसिंथेसिस में लिखेंगे, दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर पिगमेंट्स। क्योंकि बहुत इजी पॉइंट, लेकिन सबको पता है, तो यू कैन राइट। फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा गया, कीमोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन सम कलरलेस एरोबिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस में लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और कीमोसिंथेसिस में लिखेंगे आप, आणविक ऑक्सीजन जो है वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कीमोसिंथेसिस यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। समझ में आशा करती हूँ आपको आ ही रहा होगा, क्योंकि चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। अब केवल वो चीजें हम कर रहे हैं जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती हैं। अब जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती हैं वो आप लिख रहे हैं। नोट करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप सबने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हु प्रपोज्ड C4 साइकिल, है ना। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे C4 पाथवे की सिग्निफिकेंस पूछते समय कि आप उसको अगर हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से पूछ लिया जाता है तो भी वही है, C4 साइकिल के नाम से पूछ लिया जाता है तो भी वही है, और वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है MD Hatch and C.R. Slack proposed C4 साइकिल। C4 साइकिल वही है जो डार्क रिएक्शन होती है। डिफाइन ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स। The synthesis of carbohydrates through the process of photosynthesis. The synthesis of carbohydrates through the process of photosynthesis occurs in green cells of plants. आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस जो है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, वो कहाँ पे होता है? ग्रीन सेल्स, किसी भी पौधे की ग्रीन हरे रंग की कोशिकाओं में होता है। The non-green cells are therefore dependent on photosynthetic cells for their carbohydrate supply. जो गैर हरे रंग की कोशिकाएं होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं किस पर? आपका फोटोसिंथेटिक सेल्स पर। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई के लिए। द कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रूट्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो लीव्स में सिंथेसाइज किए जाते हैं वो फिर दोबारा से वितरण उनका कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। कहाँ पे? रूट्स तक पहुंचाया जाता है और स्टोरेज ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है, और जहां पे उनकी जरूरत है। द रीजन्स सच एज ग्रीन टिश्यूज विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड सोर्स। उनको हम क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। अ सोर्स हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स। वहां पे डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स का की सांद्रता ज्यादा होती है। वाइल द रीजन्स सच एज नॉन ग्रीन टिश्यूज, जो गैर हरित ऊतक होते हैं, वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो वेयर कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड और स्टोर्ड आर नोन एज सिंक। वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। ठीक है। अ सिंक हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंक में क्या होती है? डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स की सांद्रता कम होती है। देयरफॉर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। तो अब जो डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स यानी घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सोर्स से सिंक को वितरित किए जाते हैं। दिस लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज्ड
through photosynthesis is called translocation of photosynthetes. वो क्या कहलाती है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स, यानी फोटोसिंथेस का स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। आई थिंक 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। में 4-5 लाइन 6 लाइन है, तो ये आपका 2 या मैक्सिमम 3 नंबर या टिप्पणी में भी पूछा जा सकता है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ C4 प्लांट्स, दैट इज मेज एंड एमरैंथस। हाउ डू इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट फोटोसिंथेसिस? इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इन द फॉलोइंग वेज। अंदरूनी कुछ कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वो क्या क्या है? एज ऑफ द लीफ, यानी पत्ती की क्या एज है। एज द लीफ डेवलप्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस ग्रेजुअली रीचिंग अ मैक्सिमम एट इट्स फुल्ली एक्सपेंडेड स्टेज। पत्ती पहले मुड़ी मुड़ी रहती है और उसके बाद फिर पूरी खुल जाती है। तो जो पूरी खुल जाती है तो वो उसका मैक्सिमम टाइम होता है जब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेटर फोटोसिंथेसिस ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद द एज ऑफ लीफ, यानी कि पत्ती जितनी पुरानी होती जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उतनी ही धीरे धीरे कम होती जाती है। अब इसको आप रिलेट करें अगर अपने दैनिक जीवन से, तो क्या आपने अपने घर में बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के ऊपरी भाग को कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि ऊपर से तोड़ मत लो? ऊपर से अगर उसका आप टिप तोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? पौधा सूखने लग जाता है। उसका रीजन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे ज्यादा जो नए पूरे खुले हुए पत्ते हैं उनमें होती है। जो बहुत पुराने पत्ते हो जाते हैं वो धीरे धीरे उनकी एज खत्म होती है तो वो सूख करके झड़ने लग जाते हैं। तो यानी कि एज ऑफ लीफ जो है वो डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे। लीफ एनाटॉमी, पत्ती की अंदरूनी संरचना कैसी है, एनाटॉमी उसकी कैसी है। The rate of photosynthesis is partly influenced by the anatomical features of a leaf. उसकी अंदरूनी संरचना कैसी है किसी भी पत्ती की। These features include the number and degree of opening of stomata. ये अंदरूनी फीचर्स जिसमें कितने स्टोमेटा हैं उस पत्ते के अंदर और उनका ओपनिंग जो है वो कितना ज्यादा लेवल तक होता है। Extent of venation and the volume of intercellular spaces. Next, chlorophyll content and protoplasmic factor. Chlorophyll content में chlorophyll content आपका हरित लवक की मात्रा कितनी है। Under normal conditions, chlorophyll content of leaves is not generally a limiting factor in photosynthesis. लिमिटिंग फैक्टर जो है वो फोटोसिंथेसिस में आपका क्लोरोफिल कंटेंट नहीं रहता है साधारण परिस्थितियों में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द सन प्लांट्स कंटेन लेस क्लोरोफिल इन देयर लीव्स देन दोज ऑफ शेड प्लांट्स बट स्टिल एग्जिबिट हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ओवर शेड प्लांट्स। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे सन प्लांट्स जो हैं उनके अंदर कुछ कम क्लोरोफिल पाया जाता है उनकी पत्तियों में, और शेड प्लांट्स में क्लोरोफिल जो है वो ज्यादा पाया जाता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है किस पर? टेम्परेचर पे। इसलिए जो आपका शेड प्लांट्स है उस आपका सन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो है उसकी दर ज्यादा होती है और शेड प्लांट्स में उसके मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, और उस ये वाला आपको क्लोरोफिल कंटेंट में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लोरोफिल कंटेंट की जगह पे टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, है ना। आप 5th पॉइंट में लिख सकते हैं, मतलब 5 पॉइंट आपको बताए गए, आप उसमें से 2, 3, 4 याद कर सकते हैं। तो क्लोरोफिल कंटेंट एक आपका टेम्परेचर वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर प्रोबेबली एंजाइमेटिक इन नेचर सीम्स टू बी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। जब आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया तो आपको ये पता चल गया कि एंजाइम्स का रोल क्या है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर आपका ये इम्पोर्टेंट है।
नेम द सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लिख लेंगे आप। और क्लोरोप्लास्ट, mitochondria and peroxisomes are the cell organelles involved in photorespiration. Define quantum yield. ये आपका important है, ये आ जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं होंगे। Quantum yield is defined as the number of oxygen molecules released per photon or quantum of light. Its value is 1/8 to 1/10। और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ 1 molecule of O2 requires 8 to 10 क्वांटा। इसको हम कहते हैं क्वांटम यील्ड। ठीक है, कि क्वांटम यील्ड क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के रिलीज पर फोटोन पर क्वांटम ऑफ लाइट कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, उनकी संख्या, वो आपका क्वांटम यील्ड कहलाती है। ठीक है, तो अगले कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम आगे के कुछ सेशंस में देख लेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए। ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम में 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो बताने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए जो पढ़ाते समय शायद मिस हुए थे। कॉन्सेप्ट में ही क्वेश्चन छुपा रहता है, पर बच्चों को समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि इतना एक एक लाइन तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर्स का भी कराना जरूरी है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। क्लास को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, और अगले सेशंस में ऐसे ही बने रहिए, पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।